नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उपरीति क्लासेस में। आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर वो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड यानी जिसे हिंदी में हम कहते हैं अक्षांश रेखा, और लॉन्गिट्यूड जिसे हम कहते हैं हिंदी में देशांतर रेखा। तो दोनों के दोनों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए समझते हैं कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते क्या है और हमें इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड की आवश्यकता पड़ती क्यों है। तो सबसे पहले इसके लिए आप इस ग्लोब पर देखिएगा, यानी आपको एक ग्लोब दिख रहा है यहाँ पे, और इस ग्लोब में आप देख रहे हैं ये ग्लोब एक्चुअली में होता क्या है, ये पृथ्वी का एक परफेक्ट मॉडल है। और इस मॉडल में आप देखिए यहाँ पर कुछ लाइन इस तरीके से, यानी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे, इस तरीके से यानी हॉरिजॉन्टली कुछ लाइंस ड्रॉ की गई हैं। ऐसे ही कुछ लाइन वर्टिकली नॉर्थ से और साउथ पोल की तरफ ऐसे ड्रॉ की गई है, ऐसे में वर्टिकली, ऐसे ऐसे और ऐसे, जिसको आप बोर्ड में यहाँ पर देख सकते हैं। यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखा, और जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ज्वाइन कर रही है ब्लू कलर की लाइन, इनको बोला जाता है देशांतर रेखा। ठीक, अब ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं और जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये आपस में जब इस तरह से मिल रही हैं तो इनके बीच में ये कुछ कुछ बॉक्सेस बन रहे हैं, और ये एक जालनुमा आकृति आप यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो जो ये जालनुमा आकृति होती है ना, इसको बोला जाता है ज्योग्राफिकल ग्रिड, इसे कहा जाता है। अब ये है ज्योग्राफिकल ग्रिड, और यहाँ पर ये बॉक्सेस जो बने हुए हैं ये हमें बताते हैं लोकेशन। तो आइए पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमने इन लाइंस को, ये तो हमने देखा कि इनको, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को लैटिट्यूड कहा जा रहा है और वर्टिकल लाइंस को लॉन्गिट्यूड कहा जा रहा है। अब आइए ये समझते हैं कि हमने इन लाइंस को आखिर ड्रॉ क्यों किया, इनकी इम्पोर्टेंस होती क्या है। तो जब मैं लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा की बात करता हूँ, तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये जो मैंने रेड कलर में ऐसे मार्क कर रखी हैं, ये हमें इस धरती पर यानी इस अर्थ पर किसी भी लोकेशन की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जैसे वहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी होगी, वहाँ पर रेनफॉल कितना होगा, इसके अलावा वहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, मतलब वहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति वो किस प्रकार की होगी, इसके अलावा वहाँ की वाइल्ड लाइफ, यानी वहाँ पर किस किस तरह के जानवर हमको देखने को मिलेंगे। तो एक रफ आइडिया हमें इस लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा से पता चल जाता है। और इसी तरह से जो लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा होती है, ये, इसके द्वारा हम किसी भी स्थान का जो टाइम होता है हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो आपका लैटिट्यूड है वो हमें एक रफ आइडिया देता है किसी भी लोकेशन में वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन होगा, वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ होगा, उसके बारे में एक रफ आइडिया हमें इससे पता चलता है। और जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एक साथ देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है, और इस तरह से जो बॉक्सेस बन रहे हैं, तो ये बॉक्सेस यानी जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम एक साथ देखते हैं तो वो हमें किसी भी प्लेस की लोकेशन बताने का कार्य करता है। इस तरह से ये सारे इम्पोर्टेंस हैं लैटिट्यूड्स के और लॉन्गिट्यूड्स के। ठीक, तो मेनली हमने यहाँ पर क्या समझा, जो यहाँ पर ज्योग्राफिकल ग्रिड बना हुआ है, यहाँ पर जितने भी बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ना, ये बॉक्सेस क्या है, ये लोकेशन बताने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर किसी न किसी कंट्री की लोकेशन होगी। ठीक, तो आइए अब हम समझते हैं रेफरेंस लाइन को। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रेफरेंस लाइन। अब देखो ये जो ग्लोब है हमारा, यहाँ पर ये आप देखिए ये हमारा ग्लोब है। अब ये ग्लोब है, इसका आकार कैसा है, गोलाकार है। ठीक, अब जो कोई भी चीज़ जो गोलाकार होती है उसका ना तो कोई बिगिनिंग पॉइंट होता है, ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है, और ना उसमें कोई साइड होती है, और ना ही उसमें कोई कॉर्नर होता है। तो ऐसे में अगर मुझे किसी कंट्री की लोकेशन का पता लगाना है तो हमारे पास एक रेफरेंस लाइन होनी चाहिए। रेफरेंस लाइन का मतलब जहाँ से हम ये बता सकें कि भाई इस फलानी जगह से इस कंट्री का डिस्टेंस इतना है या इसकी लोकेशन यहाँ पर है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इस ग्लोब में दो रेफरेंस लाइन को लिया गया है। एक रेफरेंस लाइन जो इस अर्थ को एग्जैक्टली
टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसका ऊपर का हिस्सा क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और निचला हिस्सा क्या है सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस लाइन को नाम दिया गया है इक्वेटर यानी विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा। यानी भूमध्य रेखा क्या है, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं और ये हमारी अर्थ को एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ है, अगर मुझे किसी भी लोकेशन का निर्धारण करना है या किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करना है तो हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, इक्वेटर से। इसी तरीके से अगर मुझे सदर्न हेमिस्फीयर निचली तरफ, अगर नीचे की तरफ मुझे कोई भी लोकेशन को मेजर करना है तो हम कहाँ से मेजर करेंगे, इक्वेटर से करते हैं। ठीक, तो ये रेफरेंस लाइन आपको समझ में आ गई, एक तो इक्वेटर है। दूसरी रेफरेंस लाइन कौन सी होती है, जो इस नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है और उस रेफरेंस लाइन को 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है या जिसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, जिसको प्रधान देशांतर रेखा भी कहा जाता है, ये इस ग्लोब को एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। लेकिन कैसे, एक हिस्सा इधर का पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर का जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध या वेस्टर्न हेमिस्फीयर इसे कहा जाता है। यानी अगर मुझे पूर्वी गोलार्ध में किसी भी लोकेशन को का पता लगाना है या पश्चिमी गोलार्ध में किसी भी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है तो वो हम कहाँ से मेजर करते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी प्राइम मेरिडियन से। तो ये तो थी रेफरेंस लाइन की इम्पोर्टेंस। अब आइए हम समझते हैं लैटिट्यूड्स को डिटेल में। रेखाएं होती हैं वो सारी की सारी इस इक्वेटर के क्या होती हैं, समानांतर होती हैं या उसके क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। समांतर रेखा या पैरेलल लाइन का मतलब होता है ऐसी दो लाइन जो आपस में कभी ना मिले और उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, सेम रहे। तो जब यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई ये बताइए कि ग्लोब में टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो आप कैसे बताएंगे, देखो यानी इक्वेटर से ऊपर कितनी है, 90 अक्षांश रेखाएं हैं यानी 90 लैटिट्यूड्स हैं। और इसके बाद इक्वेटर से नीचे की तरफ कितनी है, यहाँ भी 90 है। और एक आपका इक्वेटर यानी जो भूमध्य रेखा है, एक ये भी तो होगा। तो कुल मिला के कितनी अक्षांश रेखाएं हैं ग्लोब पर, 181। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई जैसे अभी हमने देखा था कि हर एक अक्षांश रेखा पर क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांशीय वृत्त या लैटिट्यूडनल सर्कल बनते हैं। तो आइए पहले समझते हैं इसको। यानी हमने क्या देखा, ये हमारा इक्वेटर है। इस इक्वेटर पर देखो हमने क्या देखा, एक सर्कल बन रहा है और ये जो सर्कल होता है सबसे बड़ा सर्कल होता है। अब धीरे धीरे हमारी अर्थ ऊपर की तरफ जाने पे क्या होती है, ये पतली होती जाती है। तो इस 1 डिग्री पे जो सर्कल बनेगा उसका साइज थोड़ा सा छोटा होगा, फिर ऐसे 2 डिग्री पे और छोटा, 3 पे और छोटा, 4 पे और छोटा, और करते 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 जैसे हम 90 डिग्री यानी नॉर्थ पोल पर पहुंचेंगे और 90 डिग्री साउथ पोल पर आएंगे तो यहाँ पर जो अक्षांश रेखा होती है, यहाँ पर जो सर्कल बनेगा वो एक डॉट की फॉर्म में या एक बिंदु की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर ये डॉट की फॉर्म में या बिंदु की फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो डॉट या बिंदु का मतलब होता है जिसमें न कोई लेंथ होती है, न कोई उसमें विड्थ होती है और ना ही उसमें कोई थिकनेस होती है। तो जब इसमें न कोई लेंथ है, न कोई विड्थ है, न कोई थिकनेस है, तो इसलिए इसे एक सर्कल नहीं मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री अक्षांश रेखा और 90 डिग्री जो साउथ पोल पे जो अक्षांश रेखा है, यहाँ पर कोई सर्कल नहीं बनता है। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछता है वो कि ग्लोब पर बताइए कुल कितने अक्षांशीय वृत्त या लैटिट्यूडनल सर्कल्स बनते हैं। तो तब आपका आंसर हो जाएगा। देखो ऊपर से की तरफ हम चले तो भाई हमने देखा था ना 181 देखा था हमने कि टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है, 181। अब हमने क्या पढ़ा था कि प्रत्येक अक्षांश रेखा पर एक सर्कल बनता है, सिर्फ 2 पर नहीं बनेगा। यानी 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा और 90 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा पर
सर्कल नहीं बनता है, इसलिए हम 181 में से 2 को माइनस कर देते हैं तो बचा 179। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुल अक्षांशीय वृत्त बनते हैं इस पूरे ग्लोब में उनकी संख्या कितनी हो जाती है 179। आई थिंक ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लैटिट्यूड को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ग्लोब में कुछ खास अक्षांश रेखाएं होती हैं, कुछ खास लैटिट्यूड्स होते हैं। तो आइए समझते हैं उन लैटिट्यूड या उन अक्षांश रेखाओं को क्यों हाईलाइट किया जाता है। जैसा आपने देखा होगा जब भी हम ग्लोब बनाते हैं या ग्लोब में देखते हैं, हम वहाँ पर इक्वेटर को हाईलाइट करते हैं, हम वहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हाईलाइट करते हैं, हम वहाँ पर आर्कटिक सर्कल को हाईलाइट करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हाईलाइट करते हैं, अंटार्कटिका सर्कल को हाईलाइट करते हैं। तो आखिर इन्हें हम क्यों हाईलाइट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले आप यहाँ पर इस डायग्राम पे गौर कीजिएगा। यानी हमने क्या देखा यहाँ पे, ये हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ पे यहाँ पर जो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसे इक्वेटर कहा जाता है, और 23.5 डिग्री जो नॉर्थ अक्षांश रेखा है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में इसको कर्क रेखा कहा जाता है। ऐसे ही जो नीचे की तरफ 23.5 डिग्री साउथ जो अक्षांश रेखा है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ में जो ये लाइन होती है इसको बोला जाता है अंटार्कटिका सर्कल या अंटार्कटिका वृत्त। इसी तरह से 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा को बोला जाता है आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त। और ये आपका नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और इसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। तो आइए समझते हैं कि इन्हें क्यों हाईलाइट किया जाता है। तो जब मैं 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के रीजन की जब मैं बात करता हूँ तो इस रीजन को बोला जाता है ट्रॉपिकल रीजन। यानी ये पृथ्वी का वो हिस्सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, यानी सबसे ज़्यादा गर्म रीजन या हॉटेस्ट रीजन इसे कहा जाता है। तो क्यों ये इतना गर्म होता है इसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जो सन की किरणें होती है ना, यानी सन रेज जो होती हैं यहाँ पर 90 डिग्री पर फॉल होती है, यानी यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो 90 डिग्री पर पड़ेंगी, और जहाँ पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री पर पड़ती हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। यही कारण है कि इस रीजन में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे क्या है, जैसे कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील, ये साउथ अमेरिकन कंट्री हैं। इसी तरह से अगर हम सोमालिया की बात करें, कीनिया की बात करें, ये अफ्रीकन कंट्री हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें मालदीव की, अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो ये एशियन कंट्रीज़ हैं। ये सब किस पर हैं, इक्वेटर पर हैं, और इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और आपने देखा होगा कि यहाँ के जो लोग होते हैं जो इस इलाके में रहते हैं उनका कलर बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा एंड 23.5 साउथ अक्षांश रेखा, यानी जिसको मकर रेखा बोलते हैं और जिसे बोलते हैं आप जिसे कर्क रेखा और मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। अब इन्हें क्यों हाईलाइट किया गया, एक तो हमने देखा कि ये वाला रीजन क्या है, यहाँ पे सन की रेज के 90 डिग्री पे फॉल कर रही है। इसके बाद क्या होगा, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा के बाद क्या होता है कि सन की रेज अब तिरछी होकर पड़ती है। यानी अब सन की रेज कैसे पड़ेंगी, ऐसे टिल्टेड होकर इस तरीके से, यहाँ से लेके और 66.5 डिग्री तक। सिमिलरली यहाँ भी देखो इस तरीके से सन की रे कैसे पड़ रही हैं, यानी टेढ़ी होकर। अब जब सन की रे यानी सूर्य की किरणें जब टेढ़ी पड़ेंगी तो अब उनमें गर्माहट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये वाला जो रीजन होता है ना 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री वाला ये पोर्शन, इसको टेम्परेट कहा जाता है। मतलब ऐसा इलाका जहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंडा होता है। इसी तरीके से नीचे की तरफ अगर हम देखें 23.5 डिग्री साउथ से लेकर एंड 66.5 डिग्री साउथ वाला जो पोर्शन है, यहाँ भी क्या होता है, सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ेंगी तो ये भी न ज़्यादा गर्म होगा और न ज़्यादा ठंडा होता है।
इसके बाद हम बात करते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा एंड 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा, यानी इससे ऊपर का रीजन। अगर हम 90 डिग्री तक देखें ये वाला पोर्शन, तो इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन, इसको बोला जाता है फ्रिजिड जोन। ठीक है, ऐसे यहाँ भी देखो इसको फ्रिजिड जोन कहा जाता है। मतलब यहाँ पर जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, लगभग 0 डिग्री से नीचे होता है। और यहाँ की जो सबसे खास बात यह है कि इस रीजन में 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है। तो उसका कारण क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। यानी हमने क्या देखा कि 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर का जो हिस्सा है और 66.5 डिग्री साउथ में जो अक्षांश रेखा है इससे जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ क्या होता है 6 मंथ की रात होती है और 6 मंथ का दिन होता है। तो आइए समझते हैं यहाँ पर ऐसा होता क्यों है। यानी ये आप देखिए, ये हमारी जो अर्थ है, ये हमारी अर्थ क्या है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अब 23.5 डिग्री पर जब झुकी है तो एक तो जो अर्थ होती है वो अपनी एक्सिस पे ऐसे घूम रही होती है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं रोटेशन। दूसरा अर्थ क्या है, इस तरीके से सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक, तो होता क्या है, अर्थ अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इधर से सन है। अब जो हिस्सा सूर्य की तरफ जिसकी फेसिंग होती है, यानी इस समय नॉर्थ पोल की फेसिंग क्या है सूर्य की तरफ है, तो सूर्य की किरण क्या होती है नॉर्थ पोल पर सीधे मतलब तिरछी होकर पड़ रही होती है। और इधर की तरफ क्या होता है, लगभग 6 मंथ तक रात ही नहीं होती है, केवल दिन होता है। सूर्य की किरण यहाँ पे 24 घंटे पड़ रही होती हैं। वहीं सूर्य की किरणें इधर की तरफ, क्योंकि ये सूर्य से दूर हट गया, दूर वाला हिस्सा है, तो इधर की तरफ सन की रेस बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो इधर की तरफ क्या होगा, आपका 6 महीने की रात होती है। यानी नॉर्थ पोल पर 6 महीने का दिन और साउथ पोल पर क्या हो रहा है 6 महीने की रात हो रही है। अब क्या होगा, अर्थ सूर्य के चारों ओर घूम रही है। अब घूमते 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 6 महीने के बाद इसकी पोजीशन क्या होती है चेंज हो जाती है, और चेंज होकर आप इस तरह से मान लीजिए। अब देखो अब क्या हुआ, सन तो वहीं पर है, अब क्या हुआ 6 महीने के बाद, यानी जो इसका साउथ पोल है अब वो सूर्य की तरफ आ गया है। तो यानी सूर्य की तिरछी किरणें साउथ पोल पर इस तरह से पड़ रही हैं कि वहाँ पर 6 महीने तक अब क्या होगा दिन होगा। अब नॉर्थ पोल जो है वो सूर्य से क्या है दूर जा चुका है, इसलिए वहाँ पर अब सनलाइट नहीं पड़ेगी और वहाँ 6 महीने तक क्या होता है रात होता है। तो इसके बाद हम ग्लोब पर जो हमारी कर्क रेखा है, जो इक्वेटर है और जो आपका ये मकर रेखा है, ये किन किन कंट्रीज से होकर गुजरती हैं। कई बार एग्जाम में वो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेटर की, कि इक्वेटर किन किन कंट्रीज से होकर गुजरता है, किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरता है और किन किन वाटर बॉडीज़ मतलब किस किस समंदर से होकर ये किस किस महासागर से होकर ये गुजरता है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार इस पर क्वेश्चन बन जाता है। और हमने क्या देखा, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, यानी इन 3 महासागरों से होकर गुजरता है इक्वेटर। इसके अलावा जो 3 महाद्वीप हैं साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, इन 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है ये इक्वेटर। और इन 3 देशों के जो यहाँ पर देश हैं उनके नाम हैं इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ये साउथ अमेरिकन कंट्री हैं जिनसे इक्वेटर गुजरता है। अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं कॉन्गो, गैबन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट ऑफ कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया, कीनिया और साओ टोम एंड प्रिंसिप। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनसे होकर गुजरेगा इक्वेटर। इसके बाद जो एशिया है, तो एशिया महाद्वीप के 3 देश हैं, एक का नाम है मालदीव, एक का नाम है इंडोनेशिया और एक का नाम है किरिबाती। तो इनसे होकर भी गुजरता है इक्वेटर, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा संसार की एकमात्र ऐसी नदी है जिसे इक्वेटर 2 बार कट करता है, उस नदी का नाम है कॉन्गो नदी, और ये अफ्रीकन देश कॉन्गो में स्थित है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इक्वेटर से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा की। कर्क रेखा है यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा, ये 3 महाद्वीपों से यानी 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। एक का नाम है नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया।
इसके बाद ये इन 3 महाद्वीपों के 16 देशों से यानी 16 कंट्री से होकर गुजरती है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब वो 16 कंट्रीज कौन कौन सी हैं देखते हैं। यानी नॉर्थ अमेरिका के 2 देश, यानी एक का नाम है बहामास और दूसरा मैक्सिको। इसके अलावा अफ्रीका का इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली और मॉरिटानिया, ये अफ्रीकन कंट्री है जहाँ से होकर एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। इसके अलावा हम एशिया की बात करते हैं, यहाँ पे ताइवान, चाइना, म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई और ओमान। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है वो कि निम्न में से कौन सी एशियन कंट्री ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित है, या निम्न में से कौन सी एशियन कंट्री कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो इसको आपको, इन कंट्रीज़ के नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। इसके अलावा जब हम कर्क रेखा की बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ये 6 वाटर बॉडीज़ मतलब 6 सागर और महासागरों से होकर गुजरती है, जैसे प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर से, हिंद महासागर से, बे ऑफ मैक्सिको से, रेड सी से और ताइवान सी से होकर ये गुजरती है। अब भारत के रेस्पेक्ट में अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। वो 8 राज्य कौन कौन से आपके, यानी आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इसके अलावा झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। इस तरह से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है कि कर्क रेखा पर कौन सा शहर यानी कौन सी कैपिटल स्थित है। तो झारखंड की राजधानी रांची ये कर्क रेखा पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है कि संसार की वो कौन सी रिवर है जिसे कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार कट करती है। तो उस रिवर का नाम है माही रिवर। यानी माही रिवर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा 2 बार कट करती है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को यानी मकर रेखा को, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे मकर रेखा कहा जाता है, यानी 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा। यानी हम इस वाली अक्षांश रेखा की हम बात कर रहे हैं। ठीक, ये जो अक्षांश रेखा है ये 3 महाद्वीप, 3 महासागर और 10 देशों से होकर गुजरती है। तो आइए देखते हैं वो 3 महाद्वीप कौन है, 3 महासागर कौन है और 10 वो कौन से देश हैं। तो जब हम महाद्वीप की बात करते हैं तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। और इन 3 महाद्वीपों के ये 10 देशों से होकर गुजरती है। तो जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनका नाम है अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील और पैराग्वे। ऐसे ही जब अफ्रीका की हम बात करते हैं तो अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। और जो लास्ट में है हमारा ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया अपने आप में महाद्वीप है और एक वो देश भी है। तो ऑस्ट्रेलिया से होकर भी ये गुजरती है। इस तरह से जो ये मकर रेखा है इन 10 देशों से होकर गुजरती है। इसके अलावा 3 बड़े महासागरों से होकर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है गुजरती है, जिसका नाम है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन। इसके अलावा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो मकर रेखा है, संसार की एक ऐसी नदी है जो इसे 2 बार कट करती है। उसका नाम है लिम्पोपो रिवर जो कि साउथ अफ्रीका में है। तो यानी इसके बाद हम बात करते हैं आर्कटिक सर्कल की, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा की। तो जो आर्कटिक सर्कल है यहाँ पर 8 देश स्थित हैं। देखते हैं वो 8 देश कौन कौन से हैं। यानी कनाडा हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, रसिया हो गया, अलास्का जो कि यूएसए का हिस्सा है। तो इन सब देशों के जो नॉर्दर्न हिस्से ना, जो इनके उत्तरी भाग हैं, ये आर्कटिक सर्कल पर स्थित हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं नीचे
66.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा की, यानी अंटार्कटिका सर्कल। तो अंटार्कटिका सर्कल पर कोई भी देश स्थित नहीं है। तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंट जानकारी लैटिट्यूड्स के बारे में। तो इस तरह से हमने जो लैटिट्यूड वाला पोर्शन है ये हमने कंप्लीट कर दिया है। अब अगली जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास में हम लॉन्गिट्यूड्स को समझेंगे। तो आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आज की इस क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।